ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपनी खड़ी हुई फसल को किसान एक बाहर आया है, लेकिन उसको ऐसा ना करने दिया जाए, उसको समझाया जाए। लगातार जो पहले जो स्टेटमेंट दिया गया चौधरी राकेश सिंह टिकैत के द्वारा, वापस स्टेटमेंट लिया गया और उसके बाद किसानों से अपील की गई कि आप लोग जो है इस तरह से अपनी फसलों को नुकसान ना करें, उनको तबाह ना करें। अब लगातार जो हमें आपके मीडिया चैनल के माध्यम से उन तमाम किसानों को कह देना चाहता हूँ, CBI सरकार खरीद रही है, जांच एजेंसी जो है सरकार खरीद रही है, चुनाव आयोग को सरकार खरीद रही है। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, चुनाव आयोग जो है सरकारी पिट्ठू बन गया है। लेकिन देश की जनता निरंतर कह रही है ईवीएम हटेगी तो देश बचेगा, अगर ईवीएम नहीं हटेगी तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा, तानाशाही आएगी, हिटलरशाही आएगी। तो अब किसान भी अपना गोबर टैक्स, अपना लेबर टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन टैक्स, भैंस टैक्स, जितने भी टैक्स होते होंगे सारे टैक्स लगा के 100 रुपए किलो दूध बेचेगा। ईवीएम को भी रख ले मोदी जी। पहली बात तो केवल बैलेट से चुनाव होगा, और यदि ईवीएम की महत्ता दिखाते हैं ये, ईवीएम और बैलेट से दोनों से चुनाव होगा। ताली बजाइए। नमस्कार, मैं कहकशा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड बेस्ट न्यूज़। लगभग 3 महीने होने को आए हैं और हम आपको हर खबर किसान आंदोलन की पहुंचा रहे हैं। आज लेकिन कई मुद्दे ऐसे आ गए हैं जिन पे बात करना भी काफ़ी ज़रूरी हो गया है। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर, और ये लोग यहाँ पहले दिन से आ रहे हैं। इनका सहयोग बहुत है इस आंदोलन में। तो आज इनसे हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर, जो इस वक्त एक ट्रेंडिंग मुद्दा बना हुआ है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि 3 चरण में होने वाले चुनाव अब 8 चरण में कैसे हो रहे हैं। तो चलिए इस पर ही हम पब्लिक ओपिनियन जान लेते हैं, क्या कहना है इनका। सबसे पहले बंगाल चुनाव की बात करते हैं। 3 चरणों में चुनाव हुआ करते थे, अब 8 चरण कर दिए हैं। तो ये कोई राजनीति है, कोई रणनीति है? देखिए, अब जो है इलेक्शन कमीशन जो है जिस तरह से लगातार सरकार सब कुछ बेच रही है ना, उसके अलावा सरकार कुछ खरीद भी रही है। CBI सरकार खरीद रही है, जांच एजेंसी जो है सरकार खरीद रही है, चुनाव आयोग को सरकार खरीद रही है। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, चुनाव आयोग जो है सरकारी पिट्ठू बन गया है। सारी जो निष्पक्ष एजेंसियां हुआ करती थी, चुनाव आयोग से लेकर के CBI, ED सब, वो आजकल कहीं ना कहीं वो सरकार के दबाव में काम कर रही है। सरकार जो कहती है वह उसी तरीके से काम किया जा रहा है। तो सरकार के दबाव में लगातार काम किया जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन जो है, चुनाव आयोग जो सरकार कहेगा वो इलेक्शन कमीशन करेगा, चुनाव आयोग वही कर रहा है। अच्छा, तो ईवीएम को लेकर भी कई बार मुद्दे उठे हैं। तो अगर इस बार देखा जाए तो पंजाब और हरियाणा में बीजेपी की हार हुई है, जिसे कहा जा रहा है कि किसानों की जीत है, किसानों का जो आंदोलन है उसकी ही एक झलक है। तो बंगाल में अगर मान लीजिए बीजेपी जीत जाती है तो क्या ईवीएम पे सवाल उठेगा? बिल्कुल उठेगा। हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि ईवीएम हटाओ। अब भी क्या है कि पंजाब में जो छोटे चुनाव हुआ, निकाय चुनाव हुआ है, छोटे चुनाव में दिखा देते हैं दूसरी पार्टी को जीत जाती है, तो ये कह देते हैं कि ईवीएम पे सवाल नहीं उठ रहे। लेकिन जो बड़ा चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, वो ईवीएम का खेल वहाँ पे चलता है। छोटे चुनाव में हार कर स्वयं भी जैसा दिखा देते हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन देश की जनता निरंतर कह रही है ईवीएम हटेगी तो देश बचेगा, अगर ईवीएम नहीं हटेगी तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा, तानाशाही आएगी, हिटलरशाही आएगी। तो कल हमारे जो हरियाणा की खाप है, उन्होंने आप लोगों के माध्यम से बताऊं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब पूरे देश में हम दूध 100 रुपये किलो बेचेंगे। ये लोग कहते हैं कि दूध 100 रुपये किलो बेचेंगे तो देश की जनता प्रभावित हो जाएगी। तो हमारा आप लोगों के माध्यम से कहना ये है कि जब ये राष्ट्रवादी लोग 100 रुपये किलो पेट्रोल खरीद सकते हैं और इन किसान लोगों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी बता सकते हैं, तो ये राष्ट्रवाद में 100 रुपये दूध भी ना खरीदना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जो हम सामान खरीदने जाते हैं उस पर GST लगा देते हैं, ये टैक्स वो टैक्स। तो अब किसान भी अपना गोबर टैक्स, अपना लेबर टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन टैक्स, भैंस टैक्स, जितने भी टैक्स होते होंगे सारे टैक्स लगा के 100 रुपये किलो दूध बेचेगा। आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोग कहता हूँ कि हरियाणा ही नहीं, पूरे देश के लोग अपने दूध पे रेट बढ़ाओ, जब इन लोगों को पता चलेगी। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि दूध के रेट बढ़ाएंगे, और ये ट्रेंडिंग चल रहा है, ट्विटर पे भी चल रहा है कि 100 रुपये किलो दूध बेचेगा किसान। तो जब 100 रुपये किलो दूध किसान बेचेगा और पेट्रोल सरकार वैसे ही 100 में दे रही है, तो फिर अंतर क्या रह जाएगा? तो हमारी जो फसल है 2010 से 2015 तक स्टडी है OECD की, वो बताती है 45 लाख करोड़ का नुकसान हो किसानों का। 45 लाख करोड़ किसके कारण? जो हम बेचते हैं ना MSP पे, उसके और MSP उसके महंगाई के बीच में से रिटेल कॉस्ट पे बेचा जाता है, उसके बीच में हम पिस रहे हैं। महंगाई को कम करने के लिए कौन किसान नहीं पिस रहा है ना। हमारी सस्ता क्यों खरीद रहे हैं? अगर ज़्यादा तेज खरीदे तो महंगाई बढ़ गई। कारण तो यही दे रहे हैं, कारण कुछ हो रहा है क्योंकि इकोनॉमी को खत्म किया जाएगा, एग्रीकल्चर की को देखिए बेच देंगे देश को। आपने बोला ना, ताज़ा उदाहरण रविदास जी की जयंती आज, उन्होंने कहा था कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। समझ रहे हो? अगर मन चंगा है तो फिर काम अच्छे करो ना। ये दिमाग में जात पात धर्म क्यों लेके घूम रहे हो?
तो इन्होंने वही बात कही है अभी, जो किसान कह रहे हैं कि 100 रुपए किलो दूध बेचेंगे, तो किसान 100 रुपए किलो दूध बेचेंगे और सरकार तो वैसे भी 100 रुपए लीटर जो है पेट्रोल दे रही है, तो जनता कहाँ जाएगी फिर? इनकी बात बिल्कुल गलत है। 100 रुपया किलो नहीं, कल्पना से बाहर बात जाएगी। ये तो कल्पना बहुत छोटे स्तर पे कर रहे हैं, एक अनुमानित आधार पे। इसकी वास्तव में कल्पना 500 रुपया 1000 रुपये किलो पे पहुंच जाएगा दूध। अगर किसान ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया, किसान बिल्कुल ने हड़ताल कर दी, तो चाहे अनाज हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, उसकी कोई सीमा नहीं होगी। 1000 रुपया किलो भी जा सकता है। अच्छा, तो 1000 रुपए किलो जा सकता है, हो सकता है। सुनिए, अभी पूछिए, सवाल पूछिए हमसे। तो 1000 रुपए किलो इन्होंने कह दिया है, तो जब सरकार जब महंगा कर रही है तब उन पे सवाल उठ रहे हैं। किसान अपनी चीजें महंगा कर देगा तो उन पे सवाल नहीं उठेगा? बिल्कुल, सरकार लगातार जिस तरह से जो है महंगाई बढ़ा करके कमर तोड़ रही है, सरकार के हाथ में सब कुछ है। ये वही सरकार है जो 2014 में सत्ता में आने से पहले तमाम नारे दिया करती थी। नारा था बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। नारा था कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। लगातार स्लोगन दिए जा रहे थे, लगातार नारे दिए जा रहे थे। लेकिन जब से सरकार सत्ता में आई है, लगातार जाति, धर्म, मजहब, मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान की राजनीति से फुर्सत नहीं है। लगातार जो है आप इंसानियत की बात करिए, मानवता की बात करिए, हिंदू मुसलमान को एक करके करने की बात करिए। आप जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल की राजनीति की बात करिए, लेकिन इस राजनीति की बात नहीं की गई। लगातार जो है महंगाई बढ़ाई जा रही है, दाम बढ़ाए जा रहे हैं। जिस तरह से सरकार दाम बढ़ा रही है, ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक है कि हम किसानों ने बढ़ाए तो सबको बुरा लग रहा है। लेकिन जब सरकार बढ़ा रही है, जबकि सरकार के हाथ में सब कुछ है, एक्साइज ड्यूटी इनकी 32 रुपये 33 पैसे, उसके पास जो बैट है वो आपका 22 रुपये बैट लगा रहे हैं। आपका राज्य सरकार का टैक्स, केंद्र सरकार का टैक्स, डीलर का टैक्स, जबकि अगर उसकी सही कीमत देखी जाए तो 27 और 30 रुपये लीटर जो है आप पेट्रोल खरीद करके, कच्चा तेल खरीद करके इतना महंगा बेच रहे हैं। कल ही फिर से 25 रुपये जो है एलपीजी पर बढ़ा दिए। लगातार एलपीजी पर दाम बढ़ाए जा रहे हैं, लगातार हर उस चीज़ के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। एक बात बताइए, जब आलू पे दाम बढ़ाए जाते हैं, प्याज पे दाम बढ़ाए जाते हैं, तो वो किसान के दाम नहीं होते हैं, वो इन कोल्ड स्टोर में जब ये व्यापारी रख लेते हैं उसके बाद ये दाम बढ़ाए जाते हैं। किसान को फायदा नहीं मिलता है। किसान की औने पौने दाम में जो फसल को खरीद कर रख लेते हैं, उसके बाद ये दाम बढ़ा लेते हैं। यही जो आवश्यक वस्तु भंडारण जो अधिनियम है, जिसमें असीमित भंडारण का रास्ता खोला गया है, ये किसान से औने पौने दामों में फसल खरीद कर रख लेंगे, उसका स्टोरेज कर लेंगे, उसके बाद महंगे दामों में बेचेंगे। ये पूरी तरह से जिस तरह से लगातार महंगाई सरकार बढ़ा रही है, महंगाई पर अंकुश सरकार को लगाना चाहिए। हम कितना मेहनत करते हैं लगातार हमारी फसलों की। जी, लेकिन एक बात है, हाँ, सरकार महंगाई बढ़ा रही है, किसान अपने खेत जला रहे हैं, तो किसानों की और सरकार की जो लड़ाई है उसमें जनता को नुकसान हो रहा है, वो मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल, मैं कह देना चाहता हूँ, जिस तरह से लगातार जो पहले जो स्टेटमेंट दिया गया चौधरी राकेश सिंह टिकैत के द्वारा, वापस स्टेटमेंट लिया गया और उसके बाद किसानों से अपील की गई कि आप लोग जो है इस तरह से अपनी फसलों को नुकसान ना करें, उनको तबाह ना करें। अब लगातार जो मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से उन तमाम किसानों को कह देना चाहता हूँ कि मेरे किसान भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के मेरी अपील है कि आप अपनी फसलों का नुकसान ना करें। ये सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपनी फसलों का नुकसान ना करें, लेकिन हाँ, उसको उगा करके अपना जो है स्टोरेज खुद करिए, किसी को बेचना नहीं है। सरकार को एक दाना भी नहीं देना है। जब सरकार को एक दाना नहीं देंगे तो देखते हैं कहाँ से स्टोर करते हैं, कहाँ से भंडारण करते हैं। इनके गोडाउन खाली के खाली रह जाने चाहिए। मैं कहता हूँ एक भी दाना सरकार को या पूंजीपतियों को किसी को बेचना नहीं है। आप जो है उसको बचा कर रखिए और आप अपनी फसल नष्ट करना बंद कीजिए। मेरे किसान भाइयों, आपसे हाथ जोड़ करके अपील है कि फसल को नष्ट मत करिए। जी, जो आपका ये कहना है ना कि किसान सबको बिल्कुल परेशानी होगी, तो ये परेशानी तो इन जो तीसरा कानून है ना, आवश्यक वस्तु अधिनियम, पूरे देश के उन लोगों को भी इसमें दिक्कत होगी जिनके घर में रोटी बनती होगी, जिनके घर में चूल्हा जलता है, जो रोटी खाते हो, अन्न खाते हो, पूरे देश को प्रभावित कर रहा है। जब उन्हें इस कानून से दिक्कत नहीं है, एक कानून आने के बाद ये कहते हैं खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, कोई कह रहा सिखों का संगठन है, कोई जाट का संगठन बता रहा, कोई कह रहा चंद आदमी बैठे। तो उन लोगों को फिर हमारे दूध बढ़ाने से भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब वो राष्ट्रवाद में 100 रुपये की पेट्रोल खरीद सकते हैं, राष्ट्रवाद में आने वाले समय में 200 रुपये किलो आटा खरीदेंगे, तो राष्ट्रवाद में 100 रुपये 150 रुपये दूध इन्हें खरीदना पड़ेगा। और पूरे हरियाणा वालों ने नहीं, अब पूरे देश दूध हड़ताल करेगा और दूध बिकेगा तो 100 रुपये किलो बिकेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं बिकेगा। ये राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल टोटल मूर्ख बना रही है और ईवीएम प्रणाली को बिल्कुल को ही अपना सत्यापित कर रही है।
ये समझ रही है कि धरती वीरों से खाली नहीं है, नहीं समझ रही है, ये नहीं समझ रही। धरती बुद्धिजीवियों से खाली नहीं है, मैं कह रहा हूँ इनसे, धरती वीरों से खाली नहीं है। अभी जनता को, अपने समर्थकों को, जो केवल सामान्य समर्थक रहे हैं, इनके वादे इनके आधार पर या किसी जातिवाद के आधार पर या किसी भी वहाँ के स्थानीय प्रत्याशी के आधार पर जो इनके समर्थक रहे हैं इनकी पार्टी के, वो लोग इस बहकाई में आ जाते हैं कि भाई ईवीएम प्रणाली देखो, उसमें दूध का दूध न्याय का न्याय है, वो कोई घोटाला नहीं होने देंगे, बैलेट में घोटाला हो सकता है। मैं इस संबंध में भारत की जनता को इसके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि घोटाले उस बैलेट पेपर में नहीं हो सकते। अब वो बहुत पीछे के जमाने की बात थी, जब केवल 2 सिपाही केवल बंदूकधारी लगते थे, स्टैंड गन नहीं होती थी पुलिस के पास में। और अब चुनाव में फौज लगती है, अब चुनाव के हर बूथ पे फौजी कमांडर होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके अंडर में होता है। तो अब कोई बैलेट को लेकर नहीं भागेगा, और लेकर भागने का यदि डर है, बहका रखा इन्होंने। कोई बेईमानी यदि उसमें होगी कि बैलेट लेकर के छीन के छाप दे वहाँ बैलेटों को, तो वो तो मशीन को भी छाप देगा जिसे छापना होगा, ऐसा ग्रोह हो। वो तो पिछली बात है, पिछली बातों को याद दिला करके पहले बेईमानी हो जाती थी कई प्रकार से, वहीं बैलेट छाप दिए जाते थे, मोहर लगा दी जाती थी, दूसरे आदमी भेज दिए जाते थे, अब वो प्रणालियाँ लेकर भाग जाते थे। एक सेकेंड रुकिए, अब मैं इससे आह्वान करता हूँ भारत की जनता को, नहीं हंसिए मत ना, वो विलक्षण चीज दे रहा हूँ मैं, चुनाव भारत में, और मोदी के फरिश्ते पे लाख फरिश्ते पे नहीं रुकेगा। ये आंदोलन मैं लेके आ रहा हूँ और इसी से मैंने इसका आगाह कर दिया है। हालांकि मैं किसान समर्थन कर रहा हूँ, जब बात ईवीएम की आ जाती है बार बार पत्रकारों से, तो मैं इसका मेरी मजबूरी हो जाती है आगाह करने की। इस आंदोलन को मैं लेके चल रहा हूँ, चाहे मुझे काला पानी भेज दे, ये आंदोलन नहीं रुकेगा। बड़ा आंदोलन है ये जड़ है। ईवीएम को भी रख ले मोदी जी। पहली बात तो केवल बैलेट से चुनाव होगा, और यदि बैलेट ईवीएम की महत्ता दिखाते हैं ये, ईवीएम और बैलेट से दोनों से चुनाव होगा। ताली बजाइए। मशीन भी वही होगी और ईवीएम भी मशीन वही होगी, दूध का दूध पानी का पानी। और इसके लिए ये कोई तर्क देंगे कि आदमी से गलत वोट पड़ जाएगी, वहाँ वो बात वहाँ बाई चांस वहाँ फूल पे पड़ जाएगी, वहाँ उसका हाथ पे लग जाएगा, तो 1500 विधानसभा में 2000-3000 की माफी दे दो कि भाई ये अंतर को हम नगण्य मान लेंगे ईवीएम मशीन में, तो भी जीता माना जाएगा। और लोकसभा में उसको 5000 कर लो, 6000 कर लो, कोई मानक बना लो समिति बना करके, बहुत ज्यादा मानक नहीं, समझ रहे हो, 1000, 2000, 3000 तक के अंतर को कहानी खत्म हो जाएगी। जो ये 25% की संभावना है, 30% का ऐसा कोई जरूरी नहीं है कोई साक्षात देखे, ना मैंने देखा ना तुमने देखा, लेकिन ऐसा लगता है कि ये 30-35% की 25% की कॉमन सभी ईवीएम मशीन में प्राय, कोई विशेष कहीं भेजते हो एक अलग चीज़ है, वो थोड़ी मशीनें हो सकती हैं, प्राय जो पूरे प्रादेशिक स्तरों पे जो भेजते हैं वो जिस प्रदेश में भेजनी होती हैं, किसी किसी प्रदेश में ना भी भेजेंगे दिखाने के लिए, कॉमन सही मशीन को भेज देंगे। और कुछ जिन प्रदेशों में भेजी जाती है जब बेईमानी के लिए कि ये प्रदेश जीतना ही है, जैसे अब मैडम को उसको दीदी को गिराना चाह रहे हैं, या भारत की केंद्र सत्ता को का मैटर होता, जब भारत के पूरे केंद्र सत्ता का चुनाव होता है, तो उस समय ये 35% की बेईमानी वाले तो कुछ करने, कुछ करतूत, कुछ इनके संगठन दल भी हैं, कुछ पाकिस्तान चाइना की लड़ाई, कुछ बम्बार्डमेंट, कुछ कंपार्टमेंट आदि ये कर करके मतलब जो किनारा पा जाते हैं। फिर ये 25% की ये बेईमानी, 25 से 35% की बेईमानी और ये जुड़ जाती है। कोई ना कोई ऐसी डिजिटल प्रणाली है, जब ये संदेह है हमको मतदाता को, तुम्हें पारदर्शिता भरने में क्या हर्ज है। सुनिए, मैं उदाहरण देता हूँ एक अपनी बात के तर्क में। बैंकों में सब लोग जाते हैं, सब नोट जमा करते हैं, तो जब नोट जमा करते हैं या नोट लेते हैं तो वहाँ कैशियर बाबू जो होता है वो मशीन रखता है और मशीन में निकालता है। हमने स्वयं बिना कहे उस कैशियर को फिर हाथों से गिनते देखा है नोटों को, यानी वो पारखी अच्छा है कि उस मशीन में भी देख लिया और अपने हाथ से भी गिन लिया और वेरिफिकेशन हो गया। अंतर होता तो दोबारा फिर हाथ से गिनता है, फिर हाथ से गिनता है, नहीं बैलेट